हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हाँ, मैं जानता हूँ आप मेरे सब्सक्राइबर हो, ठीक ही होगे। बात अलग है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ तो कर लो, ताकि तुम लोग मजे से पढ़ सको पूरे साल मेरे साथ, और हम लोग ऐसे ही अपने एडवेंचर में चालू रखें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देख लेना, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बनो, पढ़ते रहो, खुशहाल रहो, अपने टीचर्स को भी खुश रखो। ठीक है। मम्मी पापा को खुश रखने का तरीका, मम्मी पापा से करो प्यार, तो मेरी पढ़ाई को कैसे करो इनकार। वाह भाई, मेरे पास तो डेली डायलॉग आ गए। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्या समझ आता है आपको इस नाम से, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता, मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि वो रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुई थी, बस इतना ही मतलब है। ठीक है, अब आगे इसका और डीप में मतलब समझते हैं हम लोग चैप्टर के अंदर जाके। हाँ, तो पहले आता है हमारे पास द ओल्ड रेजिमे, एंशिएंट रेजिमे। हाँ, तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ, आप बस इसकी डेफिनेशंस रीड कर डालता हूँ पहले, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। डेफिनेशन जो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, अच्छे से पढ़ लो ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आएंगी। ओके, द ओल्ड रेजिमे, सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम विच एग्जिस्टिंग इन मोस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इसका मतलब ये है कि 18th सेंचुरी के दौरान जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश था यूरोप के ज़्यादातर पार्ट्स में, उसे हम कह देंगे द ओल्ड रेजिमे। खत्म, बस इतनी ही इसकी डेफिनेशन में। आगे आता है हमारे पास एब्सोल्यूटिज्म। हाँ, तो यहाँ पर एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये है व्हेन द मोनार्क, मोनार्क माने ऐसा राजा जो अपने राइट्स बना के रखता है, जब वो मोनार्क सारे के सारे राइट्स अपने पास रखे, खुद ही पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, ना किसी मंत्री को ज़्यादातर अपने इंटरफियर होने दे, मतलब कि खुद रूल्स ना डालने दे किसी भी कोर्ट जज वगैरह को, बस खुद ही सारे रूल्स पास करे, खुद ही सब कुछ करे, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म, जो इंडिया में फॉलो नहीं होता। आगे आते हैं हम लोग, कौन कौन सी टाइप्स है गवर्नमेंट की उस टाइम पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, कौन कौन सी टाइप्स थी। बेसिकली ये टाइप्स थी प्रिविलेज्ड एंड अनप्रिविलेज्ड क्लास, है ना, अनप्रिविलेज्ड पीपल, है ना। दो टाइप्स में बांटा गया था इनको। ये तुम्हारे बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रखा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारी नॉलेज बढ़ती रहे, खुशहाल रहे और तुम भी खुशहाल रहो। अनप्रिविलेज्ड पीपल, क्या है ये अनप्रिविलेज्ड पीपल? पीपल, ऐसे पीपल, यहाँ डेफिनेशन क्या है, वो पीपल जो टैक्स पे करते थे और जिनको बैडली ट्रीट किया जाता था, जिनको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था। और प्रिविलेज पीपल जो टैक्स नहीं भरते थे और जिनको ट्रीट भी अच्छा किया जाता था। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर ये दे रखा है, बट मैं तुम्हें बता दूँ प्रिविलेज का मतलब क्या होता है। प्रिविलेज का मतलब कि जब भी तुम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दो, उसे हम कह देंगे प्रिविलेज। ठीक है, अब इसको साइंस के फॉर्मूला की तरह मत कर देना, P = ST, है ना। मैं तुम्हें बस यहाँ पर ऐसे लिख के बता रहा हूँ। यहाँ हमें एक ड्राइंग दे रखी है जिसका हमारे सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको रहने दो। यहाँ पर आता है हमारे पास मैप यूरोप का। इसको याद करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बट एक बार इसको देख लो ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ ये यूरोप का मैप है। अगर तुम्हारे टीचर तेज हुई कोई मेरी वीडियो देख के आगे, तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या है ये। ठीक है, आगे सोसाइटी अंडर द ओल्ड रेजिमे। ओल्ड रेजिमे के अंदर सोसाइटी कैसी थी? बेसिकली सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट के लोग हाई रैंकिंग के लोग थे, जिनको बहुत ज़्यादा अपर क्लास में ट्रीट किया जाता था, जिनको बहुत तगड़ी रैंक्स मिल रखी थी, क्योंकि वो चर्च में काम करते थे। बस जो भी लोग चर्च के साथ एसोसिएटेड थे, मतलब कि जो प्रीस्ट वगैरह थे, उनको हम रखते हैं फर्स्ट एस्टेट में। इनको हम बोलते हैं क्लर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? क्लर्जी, CLERGY। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, CLERGY, क्लर्जी। ठीक है, समझ आ गया, क्लर्जी। आगे आता है हमारे सेकंड स्टेट के पीपल, इनको हम लोग कहते हैं नोबैलिटी। यहाँ पहले से लिखा हुआ, शुगर मेरे को लिखाने की जरूरत नहीं है। ये भी प्रिविलेज क्लास में आते थे। प्रिविलेज क्लास में दोनों आते हैं। प्रिविलेज क्लास का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ऐसे लोग जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। और थर्ड स्टेट के लोग आते हैं बाकी सारे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसान हो, या चाहे वो शॉपकीपर हो, सारे आएंगे थर्ड एस्टेट में। और ये अनप्रिविलेज क्लास आती है, जिनको टैक्स भी भरने पड़ते हैं और जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। आगे आता है हमारा टेबल। ये बहुत सुंदर सा टेबल है जो मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। तो बेसिकली इसमें हमें सारे एस्टेट, सारे इनकी पॉपुलेशन, इनके प्रिविलेजेस, इनके एक्सेप्शंस, इनके बर्डन, सबके बारे में बता रखा है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट एस्टेट का काम, है ना। फर्स्ट एस्टेट में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन थी इनकी पूरी की पूरी 1,30,000। सिरसा का मतलब यहाँ अप्रॉक्सीमेट है, याद रखना। सिरसा का मतलब यहाँ पर क्या है? अप्रॉक्सीमेट। कितनी है? 1,30,000।
ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट के लोगों के पास थी 1,10,000, है ना। और इसी के साथ हमारे पास जो थर्ड स्टेट आती है, इनके पास यू वोंट बिलीव बट इट वाज 250 lakhs, 250 lakhs, ठीक है। कहाँ 1,30,000, 1,10,000 और कहाँ पूरे के पूरे 250 लाख, समझ सकते हो ना। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक बंदा ना ही चर्च में काम कर सकता है, ना ही हर एक बंदा नोबैलिटी में काम कर सकता है, लाइक राजा के साथ अपना संबंध रख सकता है। इसलिए नोबैलिटी और चर्च के लोग कम थे और थर्ड स्टेट के लोग ज़्यादा थे। अब आते हैं इनके प्रिविलेजेस पे, कौन कौन सी प्रिविलेजेस मिलती थी। तो प्रिविलेजेस तो बेसिक अभी जो हमारे पास नेक्स्ट आने वाले हैं, लाइक ये दोनों तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को मिलते थे। थर्ड स्टेट मैंने गायब कर दिया ताकि तुम्हें थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे इसका। हाँ, तो प्रिविलेज पहले पढ़ लेते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेट की। कलेक्टेड द टिथ। अब टिथ ये क्या है मैं तुम्हें बता दूं, टिथ एक टैक्स है। इट वॉज अ टैक्स। और ये टैक्स का काम क्या था? इस टैक्स का काम था ये टैक्स से पढ़ना पड़ता था सिर्फ हमारे थर्ड स्टेट के लोगों को। जैसे मैंने बताया था कि टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही भरते थे। कौन लोग भरते थे? थर्ड स्टेट के लोग ओनली, थर्ड स्टेट, याद रखना, ठीक है, थर्ड स्टेट। हाँ, तो नेक्स्ट इनके पास प्रिविलेज थी। प्रिविलेज में स्पेशल राइट कि इनके पास सेंसरशिप थी प्रेस की। ये लोग कंट्रोल करते थे कि प्रेस क्या बोलेगी। लाइक प्रेस का मतलब यहाँ पूरा मीडिया से, लाइक न्यूज़ वगैरह देखते हो ना तुम लोग, तो न्यूज़ में क्या छापा जाएगा। अब यहाँ पर टीवी तो होते नहीं, तो उस टाइम पे कि तुम लोग टीवी ऑन करो तो तुम्हें न्यूज़ दिखेगी, है ना। तो वहाँ बेसिकली न्यूज़पेपर में क्या छापा जाएगा ये डिसाइड करते थे कौन से? हमारे क्लर्जी, बोले तो फर्स्ट स्टेट के लोग। अब मैं क्लर्जी को क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नोट्स में नहीं है और तुम्हारी बुक में है, इसलिए तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल ऑन एजुकेशन। के पास पूरा कंट्रोल था एजुकेशन का। ये डिसाइड करते थे कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये डिसाइड करते थे कि बच्चे क्या पढ़ेंगे और अपने माइंड को कैसे डेवलप करेंगे। ये डिसाइड करते थे कि बच्चा क्या बनेंगे, सब कुछ यही डिसाइड करते थे, ठीक है। आगे आता है कि केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ, डेथ्स, मैरिज एक्सेट्रा। इनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता था कि हाँ ये बंदा मर चुका है, इतने पॉपुलेशन है, अभी इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोग मर गए हैं और बाकी सारा कुछ, ठीक है। इतने लोगों ने जन्म लिया है, इतने लोगों की मैरिज हो गई है, सब कुछ इनके पास होता था। आगे आता है कैथोलिक फेथ हेल्ड हॉनर्ड पोजीशन of being the state religion practiced by monarch and nobility। इसके मतलब ये है कि इनके पास बहुत ज़्यादा सम्मान, ये बहुत ज़्यादा सम्मान लेते थे अपने लिए। लाइक कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा खुद के लिए वो करते थे कि हाँ हमें सम्मान चाहिए। क्यों बोलते थे? क्योंकि हाँ ये लोग रिलीजियन पर्पस से रिलेटेड थे। ये लोग अब रिलीजियस पर्पस से रिलेटेड थे। अब आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ भी इंडिया में कितना ज़्यादा ब्राह्मणों को माना जाता है, क्योंकि वो पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो कैसे उनको दक्षिणा दी जाती है वगैरह वगैरह, है ना। तो अगर आप लोग एक तरह से देखो ना, तो बेसिकली ये ना हमारे इंडियन सिस्टम पे ही बेस्ड है। कैसे? देखो ना, सबसे पहले यहाँ पर कौन से आते हैं? फर्स्ट स्टेट जो चर्च से रिलेटेड है, जो हमारे थे ब्राह्मण, है ना। सेकंड में आते हैं हमारे पास क्षत्रिय इंडिया में, है ना, KS क्षत्रिय, है ना, जो यहाँ पर है नोबैलिटी के पर्सन्स। और थर्ड स्टेट में हमारे बाकी आते थे, इनके भी बाकी आते हैं। तो बेसिकली सेम टू सेम इंडिया जैसा ही है, हर जगह यही रिचुअल मनाया जाता था। अब मेरे को ये नहीं पता कि ऐसा क्यों था, बेसिकली उस टाइम लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी क्यों थी, बट या इट वॉज सो, ये ऐसी ही थी, ठीक है। आगे आता है ओन 20% ऑफ द लैंड। अब तुम लोग बोलोगे कि लैंड जैसे कि पूरा इतना लैंड है मान लो, है ना, इसमें से सारा तो किसानों का ही होगा, बट नो इट वॉजेंट। यहाँ पर 20% पूरा हमारे पास 20% लैंड, यहाँ मैंने 20% कुछ ज़्यादा बना दिया। इट वॉज विद दीज क्लर्जी पीपल, लाइक फर्स्ट स्टेट के पीपल। सेम टू सेम 20% था नोबैलिटी के पास, बाकी का 60% था बस हमारे थर्ड स्टेट के पीपल के पास। और उसमें से भी काफ़ी सारे लोग तो लैंडलेस थे, जो मेनली बिजनेसमैन थे ना। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होते हैं, वो भी उनके पास था बाकी का लैंड। हमारे फार्मर्स के पास भी बहुत कम था। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेट का। हमारे पास सेकंड स्टेट के पास क्या क्या चीज़ें थी। सेकंड स्टेट कलेक्टेड ऑल टैक्स फ्रॉम फ्यूडल ड्यूज। सेकंड स्टेट का काम क्या था कि राजा ने जितने भी टैक्स लगा रखे ना थर्ड स्टेट के लोगों पे, ये उनको कलेक्ट करते थे। और कभी कभी, अब आप जानते हो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाएगी ये, तो बेसिकली वो तो कभी कभी ज़्यादा टैक्स ले लेंगे, कभी कभी राजा को झूठ बोलेंगे कि हाँ इन्होंने टैक्स नहीं भरा, आप थोड़ा और ले लो। तो बेसिकली ये गद्दारी होने लग गई थी।
आगे आता है मोनोपोलाइज मिलिट्री एंड स्टेट अपॉइंटमेंट्स। अब इन्हीं के हाथ में था कंट्रोल पूरा मिलिट्री का, जितना भी राजा की मिलिट्री थी, जितनी भी राजा की सेना थी, सबका कंट्रोल था इन लोगों के पास। इनके पास ये ओन करते थे 20% ऑफ लैंड। और बेचारे हमारे थर्ड स्टेट के लोग, इनके पास कुछ भी नहीं था, ये बेचारे कंगाल थे। आगे आता है एक्सेम्पशन, मतलब कि इनको क्या बहुत ज़्यादा स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। इनको पेड नो टैक्स, इनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। सब्जेक्ट टू चर्च लॉ रेदर देन सिविल लॉज, ये बेसिकली चर्च लॉ को ज़्यादा मानते थे सिविल लॉ से, ठीक है। ये लोग सिर्फ चर्च लॉ को मानते थे, सिविल लॉ को नहीं मानते थे। उसके बाद आता है हमारे सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता था, और हमारे फिर से बेचारे थर्ड स्टेट के लोगों के पास कुछ ऐसे प्रिविलेज नहीं थी। आगे आता है बर्डन। बर्डन क्या क्या थे? अब हमारे पास हम लोग देखते हैं क्लर्जी के पास क्या क्या बर्डन थे। मॉडर्न ऑब्लिगेशन रेदर देन लीगल ऑब्लिगेशन टू असिस्ट द पुअर एंड नीडी। अब इनको बोला जाता था कि तुम लोग थोड़े गरीबों के साथ दो, बट बेसिकली ये लोग करते नहीं थे। ये बर्डनिज्म नाम का है। सपोर्ट द मोनार्ची एंड ओल्ड रेजिमे, इनका काम था कि ये लोग सारे लोगों को इंस्पायर करें कि हाँ हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो सही कर रही है, तुम लोगों को इनका ही साथ देना है। अब आप जानते हो कि आपको कोई पंडित बोलेगा कि हाँ भाई तुम्हारे नक्षत्र बता रहे हैं कि हाँ ये सरकार तुम्हें मुनाफा देगी, लाइक हम लोग बोले बीजेपी तुम्हें मुनाफा देगी, तुम लोग बेसिकली यही करोगे। आजकल अंधविश्वास इतना फैला हुआ है। हाँ हो सकता है तुम लोग मॉडर्न हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा या फिर तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग ये कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम करते हो, बट या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन करती है। तो इसको हम ये नेचुरली है, ठीक है, कि क्यों राजा इनसे सब कुछ करवाता था। आगे आता है सपोर्ट द मोनार्ची एंड ओल्ड रेजिमे। यहाँ पर नोबेलिटी का काम भी यही था, सपोर्ट करना मोनार्की और ओल्ड रेजिमे को, है ना। और अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेट के पास। इनके पास कुछ तो था, लेकिन वो भी था बर्डन। इनके पास पहले तो कुछ नहीं होता था, और जो था वो भी था बर्डन। किस चीज़ का? पेड ऑल टैक्सेस, सारे टैक्सेस इनको भरने पड़ते थे। टिथ चर्च टैक्स इनको भरना पड़ता था। ऑकरोट टैक्स ऑन गुड्स बॉट इनटू सिटीज़। अब जो भी चीज़ें सिटीज़ के अंदर आती थी उनको उनका टैक्स भी भरना पड़ता था, है ना। कॉरवे फोर्स्ड रोड वर्क, इनको बोला जाता था कि तुम लोग ये रोड का काम करो पूरा, है ना। जैसे कि जो पेजेंट वगैरह होते थे इनको ज़बरदस्ती काम करवाए जाते थे सारे, है ना। अब बेसिकली तुम्हें टिथ और ऑकरोट तो आ सकते हैं, लेकिन ये कोवरे वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। कोवरे तो नहीं आएगा तुम्हें एग्जाम में लिखने को, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट या तुम लोगों को पढ़ना अच्छा है, ठीक है। में से टेली आएगा तुम्हें, लैंड टैक्स, है ना। उसके बाद फ्यूडल ड्यूज भी आएगा तुम्हें। गैबले तो शायद ही आ सकता है, इसको पढ़ लेना फिर भी, है ना। और बाकी ये दोनों तो नहीं आएंगे, कैपिटेशन, ठीक है। तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या क्या आएगा, तुम लोगों को पूरा उसको याद करना है। बाद में ये नहीं चाहिए मेरे को कि तुम लोग बोलो कि हाँ हमने याद तो किया था लेकिन हुआ नहीं। कि भाई अगर तुम्हारा नहीं हुआ ना तो इसका पीछे कोई रीज़न होगा, कि मैंने तुम्हें पूरा पढ़ा दिया है, तुमने पूरा पढ़ लिया है, अब तुम्हें नहीं आया तो फिर कहीं ना कहीं तो लैक हुआ है ना। तो डोंट ब्लेम इट ऑन मी, it can be your fault. If it's my fault then I agree that it's my fault. मैं अग्री करता हूँ मेरा फॉल्ट है। तुम लोग मुझसे पढ़ते रहो और मेरे को बताते रहो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अगली वीडियो में उसका रिजल्ट दूंगा कि हाँ मैंने से गलती की है। तुम लोगों को मैं और ज़्यादा डीप बताऊंगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है। फ्यूडल ड्यूज फॉर यूज़ ऑफ लोकल मैनर्स, वाइन प्रेस एंड वगैरह वगैरह इनको देने पड़ते थे। आगे आता है व्हाट इज दिस। तुम्हें अब यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई जा रही है। इसमें बेसिकली जो ये वाला ये है नोबेलिटी का, ये वाला तुम लोग देख सकते हो ये है क्लर्जी का, और ये है हमारे बेचारे थर्ड स्टेट के लोग। थर्ड स्टेट के लोगों पे इन लोगों ने पूरा बोझ डाल रखा है अपना और नोबेलिटी का। तो बेसिकली हमें यहाँ पर यही दिखा रखा है। आगे आता है गवर्नमेंट अंडर द ओल्ड रेजिमे। गवर्नमेंट कैसी थी ओल्ड रेजिमे के अंदर? द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। अब किंग के बारे में देखते हैं कि हाँ हमने ये देख लिया कि लोगों को क्या क्या राइट थे, हम किंग के बारे में देखते हैं। मोनार्क रूल्ड बाय डिवाइन राइट्स। मोनार्क के पास सारे के सारे राइट्स थे। अब मोनार्क के हिसाब से क्या था? गॉड पुट द वर्ल्ड इन मोशन। अब इसने बोल रखा था कि हाँ मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही तुम्हें रूल करूँगा। गॉड पुट सम पीपल इन पोजीशन ऑफ पावर। सब ने ये बोलता था कि हाँ गॉड ने ही मतलब भगवान ने ही कुछ लोगों को पावर में डाला है, मेरे को डाला है तो हाँ किसी रीजन के कारण डाला है। पावर इज़ गिवन बाय गॉड, मेरे को गॉड ने पावर दी है, मेरे को भगवान ने पावर दी है। नो वन कैन क्वेश्चन गॉड। अब हाँ मेरे को भगवान ने पावर दी है तो क्या तुम लोग भगवान को क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं कर सकते, ऐसा बोलता था ये सब लोग। लाइक इन लोगों ने मेंटालिटी लोगों की ऐसे बना दी थी, है ना। इन लोगों का पूरा एक सिस्टम था। नो वन कैन क्वेश्चन समवन पुट इन पावर बाय गॉड। अगर तुम लोग गॉड को क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम लोग उसको भी क्वेश्चन नहीं कर सकते जिसको भगवान ने पावर में डाला है। क्वेश्चनिंग द मोनार्ची विल बी ब्लास्फेमी बिकॉज इट मेंट क्वेश्चनिंग गॉड। अगर तुम लोग मेरे को क्वेश्चन करोगे तो उसका मतलब तुम गॉड को क्वेश्चन कर रहे हो। तो बेसिकली इसका मतलब यही था।
है ना। तो अब ये सब कुछ सच तो नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मेंटालिटी ऐसी बना दी थी। मेंटालिटी मतलब कि जो उनका जो वो लोग सोचते थे ना, उनका सोचने का तरीका ही ऐसा बना दिया था कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है। अब आगे देखते हैं व्हाट द किंग डिड। अब किंग ने किया क्या, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर हमें अच्छे बताया जाएगा, बुराई बताया जाएगा, लेकिन मोस्टली किंग ने बुराई किया, ठीक है। अपॉइंटेड द टायरेंट, मतलब कि इन लोगों ने हर 30 डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि 30 डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर लिया, 30 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर लिया और उनको हर एक बंदे के पास बिठा दिया। टायरेंट का मतलब तानाशाह टाइप, लेकिन इसकी हिटलर था ना, वैसे अब हिटलर वाला चैप्टर भी आगे आने वाला है, तुम्हें पढ़ लिया होगा शायद। तो या मैं उसकी वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूँ, तो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नोइंग मोर। या तो आगे आता है हमारे पास अपॉइंट द पीपल हु कुड कलेक्ट देयर टैक्सेस एंड कैरी आउट। जैसे कि हमने देखा था नोबैलिटी के पास क्या काम था, बाकी थर्ड स्टेट के पीपल का टैक्स लेना, तो बस नोबैलिटी का यही यहाँ पर दिखा रखा है रेफरेंस। कंट्रोल जस्टिस बाय अपॉइंटिंग जजेस, जैसे मैं बताया था कि उसी के हाथ में सारे रूल्स थे, तो उसने क्या किया था किंग ने कि जजेस को भी खुद ही अपॉइंट कर लिया था, है ना। जो जज थे वहाँ के उनको भी खुद ही अपॉइंट कर लिया था, क्योंकि अगर जज अब इनके खिलाफ जाएगा तो ये उसको निकाल देगा, और जब निकाल देगा तो फिर जज का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो भी उसने रूल्स पास किए। आगे आता है कंट्रोल द मिलिट्री। अब इसने मिलिट्री को कंट्रोल में कर रखा था। कैसे, हमने तो ये पढ़ा कि वो तो नोबैलिटी के हाथ में था, लेकिन नोबैलिटी भी तो इसके यही काम कर रही थी, याद करो, है ना। तो इसलिए इसी के हाथ में था पूरी मिलिट्री सर्विसेज, है ना। कुड इम्प्रिजन एनीवन एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन, लाइक ये किसी को भी जेल में डाल सकता था, कभी भी, कैसे भी और कहीं भी, और किसी भी कारण के लिए। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था, हमारे बेसिकली जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको उन्होंने जेल में डाल दिया था, जैसे कि हमने जानते हैं, जैसे लाइक सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, इस बात को कभी और डिस्कस करेंगे कि ये सच भी था कि नहीं, बट या। आगे आता है लिव्ड ऑल टैक्सेस। इतने सारे टैक्सेस अपने से ही डिसाइड कर लेते कि हाँ, ऐसे ऐसे टैक्सेस होंगे, ऐसे ऐसे सब कुछ होगा, है ना। आज से टैक्स में भरना है। मेड ऑल लॉज, ऐसे सारे लॉज बना दिए थे। मेड डिसीजन रिगार्डिंग वॉर एंड पीस, यही सारे डिसीजन लेता था कि हाँ, वॉर होगी या फिर नहीं होगी, है ना। अब इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी ओल्ड रेजिमे के अंदर, अब हम ये इसको देखते हैं। फ्रांस इकोनॉमी वॉज बेस्ड प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चर मोस्टली, बिकॉज लाइक 70% से ज़्यादा सब कुछ सारे इसकी इकोनॉमी बेस्ड थी पूरे की पूरी एग्रीकल्चर पे। क्यों, क्योंकि मोस्टली तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क की था, फैक्ट्रीज तो यहाँ पर थी नहीं। एक्चुअली वो टाइम बहुत पुराना था ना, इसलिए उस टाइम पर ज़्यादातर कोई फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई नहीं थी, तो सब कुछ जो भी होता था वो लैंड पे उगा के ही होता था। उम्मीद तुम समझ गए होगे। आगे आता है पेजेंट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, पेजेंट्स फार्मर्स ऑफ फ्रांस बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन। जितने भी पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन्होंने टैक्स का सारा बर्डन पेजेंट्स पे डाल दिया था। जितने भी वहाँ पर टैक्स का सारा बर्डन पेजेंट्स पे था। तो देखो ना, पेजेंट्स ही तुम्हें लैंड पे सब कुछ उगा के दे रहे हैं, है ना, उन्हीं पर तुम लोग सारा टैक्स डाल दोगे तो कैसे वो कमाएंगे, है ना। इस वजह से इकोनॉमी एक तरह से डाउन होती जा रही थी। आगे आता है पुअर हार्वेस्ट मेंट द पेजेंट हैड ट्रबल पेइंग देयर रेगुलर टैक्सेस। अब देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं नेचर डिफाइंड नहीं है, नेचर ने ये डिसाइड नहीं कर रखा कि हाँ कल बाढ़ आएगी, हाँ कल ये होगा, कल वो होगा, ये अचानक से हो जाता है, हमें किसी ने कुछ नहीं बता रखा। तो मान लो कि कभी, अब जितने भी पेजेंट थे ये टैक्स किससे भरते थे, जितना भी उनका एग्रीकल्चर से निकलता था उसको बेच के, सबसे पहले तो जिनके पास पैसा आता था उसका उसमें से 70% तो ये लोग टैक्स में दे देते थे, है ना, 70% से ज़्यादा, और बाकी का इनके पास बचता था। तो बेसिकली अब अगर मान लो कि यहाँ पर इनका फार्म नहीं हुआ, मान लो इनकी फार्म हुई नहीं, 20% हुई बस, पहले जितनी होती थी उसके, तो ये लोग उतना ज़्यादा टैक्स कहाँ से भरेंगे जितना इनको पहले भगना पड़ता था। मान लो पहले इनकी हार्वेस्ट 100 की होती थी, ये लोग उसमें से 80 का टैक्स भरते थे, तो अब इनकी हार्वेस्ट 80 की हुई है और 80 का इनको टैक्स भरना है, तो इनके पास बचा क्या, कुछ नहीं, जिंदा कैसे रहेंगे ये लोग, और अगली बार के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, नहीं ला सकते ना। इसलिए इकोनॉमी बिगड़ रही थी। सर्टनली कुड नॉट अफोर्ड टू हैव द टैक्सेस रेज्ड, और ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि टैक्सेस का प्राइस और बढ़ा, लेकिन बढ़ तो जा रहा था। हम लोगों ने देखा कैसे राजा इन पर टैक्स इम्पोज किया जाता था, है ना। और बोर्जगी के पास वेल्थ आती जाती थी। अब कैसे आती थी, अब देखो यहाँ पर जितने भी अमीर बंदे थे ना, ये करते थे लोन देने का काम। अब जितने भी गरीब फार्मर्स है, ये इनको लोन तो लेना पड़ता था, तो ये लोन लेते थे, और ये जो लोन था ना, ये कभी कभी 10% होता था, कभी कितना परसेंट होता था, कभी बहुत ज़्यादा परसेंट होता था, है ना। कभी कोई तो राजा भी इनसे लोन लेता था
क्योंकि उनको जब वॉर करनी होती थी तो इनसे लोन लेना पड़ता था राजा को भी, है ना। तो बेसिकली जब ये लोग लोन देते थे तो फिर क्या होता था कि अब फार्मर्स मान लो कभी अनेबल हो गए, या फिर अगर मान लो एबल भी हो गए लोन पे करने के, तो इनके पास 10% 20% वो सारा टैक्स वो जा रहा है ना। तो बेसिकली ये तो घर बैठे बैठे कमाई कर रहे हैं, मतलब पैसे से पैसे कमा रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए जितने भी अमीर लोग थे वो अमीर होते गए और जितने भी गरीब लोग थे वो गरीब होते गए। आगे आता है हमारे पास फ्रांस इन बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गरीब हो गए और इनके पास अब कुछ करने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। अब हमें यहाँ पर किंग के बारे में बताया जाता है। किंग है हमारे पास लुइस 16। लुइस 16 हमारे पास किंग था। ये किस डायनेस्टी का था? अब देखो देखो नाम क्या है इसका, बर्बन डायनेस्टी का था ये रूलर, है ना। बर्बन डायनेस्टी का ये किंग था। बर्बन से तुम्हें या एक बिस्किट आता है बर्बन नाम का, गूगल पे सर्च करना तुम्हें मिल जाएगा। बर्बन डायनेस्टी का ये किंग था, लेकिन इनका पूरी सल्तनत थी बर्बन नाम की, है ना। तो उस डायनेस्टी का ये किंग था और इसके कारण सब कुछ हो गया था, इसी के कारण बैंकरप्ट हो रहे थे। अब जब ये आया ना गद्दी पे, राज गद्दी पे जब ये बैठा बंदा, है ना, इसने देखा कि बहुत ज़्यादा लोन है इन पे। क्या है? लोन। बहुत ज़्यादा 1 मिलियन लेवर्स का था, है ना। एज मच आई रिमेंबर इट वॉज 1 मिलियन लिवर्स। लिवर्स एक करेंसी थी उस टाइम की फ्रांस की, कि ये फ्रांस के सोशलाइज होने से पहले की, फ्रांस जब आज़ाद हो गया था ना उससे पहले की जो करेंसी थी उसको हम लेवर कहते थे। उस टाइम पे उनके पास बहुत बड़ा लोन था। तुम लोग एनसीईआरटी एक बार चेक कर लेना, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है नहीं, यहाँ पर आगे मिलेगी तो हम देखेंगे। तो अब इतना ज़्यादा लोन तो आ गया था। अभी किस वजह से आया था? जो लुइस 15 था ना, मतलब इनका जो पिछला राजा था ना, उसने क्या किया था, उसने बहुत ज़्यादा वॉर लड़ी थी, बहुत ज़्यादा वॉर लड़ी थी, जिसके लिए उसको चाहिए थे पैसे। तो उसने बहुत ज़्यादा जगहों से पैसे लिए थे, है ना। उसने बहुत ज़्यादा जगहों से पैसे लिए थे। अब जैसे ही ये राजगद्दी पे आया, इसने देखा कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा लोन पड़ा हुआ है, 1 मिलियन लेवर्स का लोन पड़ा हुआ है ना। और अब जो उनसे जिन्होंने लोन दिए थे वो मांगने लगे थे 10% का ब्याज। मतलब कि अगर ये 1 मिलियन है ना, तो क्या ये 1 मिलियन के साथ उसका 10% और जुड़ जाएगा। लेकिन अगर 10 साल तक तुम लोन चुकाते रहे ना, तो तुम्हारे पास लोन डबल हो जाएगा बेसिकली। तो अब ये क्या करते, है ना। अब किंग क्या करता, और यहाँ पर हमें बता रखा है उसकी पत्नी के बारे में, क्वीन मैरी एंटोनी। ये बेसिकली ऑस्ट्रिया की थी, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया जगह है ना वहाँ की रहने वाली थी। उसको पहले ऑस्ट्रिया कहा जाता है, आजकल ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, पहले ऑस्ट्रिया कहा जाता था। मैरी एंटोनी वो सीन अ वेस्टफुल स्पेंडर। इसको बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी, कभी ये खर्च कर रही है, कभी वहाँ खर्च कर रही है, कभी वहाँ खर्च कर रही है, कि बहुत ज़्यादा खर्चीली टाइप की थी, ठीक है। अब जो लुइस 16 था ना, इसको अब क्या क्या काम था? अब सबसे पहले तो इसने अपना इकोनॉमी सुधारनी थी। उसके बाद इसको वहाँ पर पहले के बहुत ज़्यादा पैलेसेस बन रखे थे, जैसे कि द वर्सलीज का पैलेस बन रखा था, है ना। एक वर्सलीज नाम की जगह थी, वहाँ पर इसका एक पैलेस बन रखा था। अब पैलेस इतना बड़ा था तो उसका रेनोवेशन कॉस्ट भी आती है, सब जानते हैं हम लोग, रेनोवेशन करानी पड़ती है बहुत ज़्यादा पुरानी जगहों के लिए। एक ताजमहल की भी अभी करानी पड़ती है। ये बात अलग है कि टूरिज्म टैक्स के दौरान वो सारा कवर हो जाता है सिस्टम, उल्टा और हमें प्रॉफिट होता है, बट या इट वॉज सो। एंड आगे आता है हमारे पास डिफिकल्ट स्पेंडिंग। अब यहाँ पर स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर मनी देन इट टेक्स इट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यूज़। अब जितना ये लोग टैक्स से लेते थे उससे ज़्यादा तो ये लोग स्पेंड कर देते थे, है ना। टैक्स से जितना जितना भी लोग थर्ड स्टेट से टैक्स लेते थे ना, उससे ज़्यादा तो लोग स्पेंड कर देते थे, वो भी फिजूल खर्ची में, ठीक है। नॉट कि अपने देश की सुधार में, बट फिजूल खर्ची में स्पेंड कर देते थे। गवर्नमेंट फाउंड इट्स फंड्स डेप्लेटेड एज रिजल्ट ऑफ वॉर्स। जैसे जैसे वॉर्स होती जा रही थी, तो अब ज़रूरत तो नहीं है हर बार जीतेंगे, बहुत बार हार भी फेस करना पड़ती है। तो हार के कारण क्या होता था, इनको फिर जिन जगह से हारे हैं तो साम्राज्य देना पड़ेगा उतना अपना, या फिर इनको कुछ पे करना पड़ता है कि हाँ तुमने हमारे साथ लड़ाई कैसे की, अब तुम लोग उसका जुर्माना भरोगे, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता था, है ना। तो प्रिविलेज क्लासेस वुड नॉट सबमिट टू बीइंग टैक्स्ड। अब प्रिविलेज क्लासेस को तो टैक्स अब ये लोग कह नहीं सकता था, तो इन्होंने क्या किया, सारा और टैक्स बढ़ा दिया थर्ड स्टेट के लोगों पे। अब यहाँ पर हमें वर्सलीज का पैलेस दिखा रखा है, देखो कितना बड़ा पैलेस है। यहाँ से इतनी डिफरेंस के बाद भी इतना बड़ा दिख रहा है, शर्म नहीं आती इसको, है ना। आगे हमें यहाँ पर मैरी एंटोनी दिखा रखी है, उसके बाद उनका एक ड्राइंग दिखा रखी है, बेसिकली ये बेयर स्लाइड्स
है ना। आगे आते हैं फिलॉसफी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं, फिलॉसफी पे। फिलॉसफी से यहाँ बेसिकली मतलब ये है कि लोग रीजंस मांगने लग गए थे, लोग पूछने लग गए थे कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, हमें क्या करना चाहिए। अब इन लोगों के नए नए आइडियाज़ डेवलप होने लग गए थे अब, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा था, लोग एजुकेट होते जा रहे थे। तो बेसिकली जो अमीर लोग थे वो तो एजुकेट होते गए, थर्ड स्टेट के जो फार्मर्स वो भी एजुकेट होते गए। तो बेसिकली ये लोग अब एजुकेशन के साथ साथ एक नई रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने वाले। तो हम उस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है। Scientists during the Romans had discovered laws that govern the natural world. इन्होंने कुछ laws discover कर लेते जो natural world को करते थे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर ऐसे दिखा रखा है। अब यहाँ पर हमें philosophers के बारे में बता रखा है, particularly to human institutions such as government. Philosophers were secular in thinking. अब philosophers ना बहुत ज़्यादा secular थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर का सोचते थे, ठीक है। उन लोगों ने सोचा कि हाँ अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, और वो रीजंस लेते थे कि हाँ अगर ये है तो क्यों है, ये है तो क्यों है। बेसिकली वो लोग रीजंस लेते थे, लॉजिक देखते थे, फेथ देखते थे, रिलीजन देखते थे, सस्पिशियस देखते थे। सुपरस्टिशियस मतलब कि जो नेचुरल नहीं है उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, लाइक ओवर कहते हैं ना हम लोग, जैसे कि वैसे यूज रीजंस एंड लॉजिक टू डिटरमाइन हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड। वो गवर्नमेंट को फॉर्म करने के रीजंस देख रहे थे, लॉजिक देख रहे थे। क्योंकि अब जब एक इंसान पढ़ता है ना वो क्वेश्चन पूछने लगता है, जैसे कि अब तुम्हारे मन में भी क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, लाइक मेरे मन में भी आए थे कि हाँ ये लोग कुछ और भी तो कर सकते थे। तो बेसिकली ये सब कुछ होता है ना। आगे आता है हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कॉजेज़। अब इसके लॉन्ग टर्म कॉजेज़ क्या थे, शॉर्ट टर्म कॉजेज़ क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉजेज़ में आते हैं हमारे पास, इनको हम अंडरलाइन कॉजेज़ भी कहते हैं, ठीक है। अंडरलाइन कॉजेज़ है ना, कॉजेज़ में भी स्टेम बैक मैनी ईयर्स। ये वो कॉजेज़ है जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे थे, है ना। लोग काफ़ी टाइम से इनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब उनके दिमाग में चढ़ गई थी बात कि हाँ ये तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा भाई, है ना। शॉर्ट टर्म कॉजेज़ जो उनको अचानक से लगा कि हाँ भाई ये तो गलत है ना। लाइक जैसे कि एक नया टैक्स इम्पोज कर दिया तो लोगों को लगा हाँ भाई ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है ना। कॉजेज विच हैपन क्लोज टू द मूवमेंट एंड चेंज द एक्शन हैपन्स। उस मूवमेंट को चेंज कर देते हैं, एक्शन को चेंज कर देते हैं, है ना। उनको हम शॉर्ट टर्म कॉजेज कह रहे हैं, है ना। अब एग्जाम्पल्स को बाद में देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर की दे रखी है हमें, वन टिपिकल डज नॉट हैपन विदाउट द अदर। लाइक एक चीज़ दूसरे के बिना नहीं हो सकती। लाइक एक तुम किसी चीज़ का रिएक्शन देख रहे हो ना तो वो किसी एक्शन की वजह से ही हुआ होगा, है ना। जिसके हमने फिजिक्स में देखा था, फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन में, है ना। तो आगे हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसके लॉन्ग टर्म कॉजेज क्या निकले फ्रेंच रेवोल्यूशन के, व्हाट डू यू थिंक फॉर इट टू बी, है ना। अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। एवरीथिंग प्रीवियसली डिस्कस्ड, मतलब कि जितना ने पीछे डिस्कस किया ना सारे ही इसके लॉन्ग टर्म कॉजेज में आते हैं। लाइक एब्सोल्यूटिज्म जो मैंने आपको बताया था, अनजस्ट सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम जो कि बेकार की चीज़ें थी इस पूरे सिस्टम में, है ना। पुअर हार्वेस्ट विद पेजेंट्स, जब पेजेंट्स अनेबल होते थे टैक्स को पे करने के लिए। इन्फ्लुएंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फिलोसफर्स, जब फिलोसफर्स ने नोटिस किया कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कैसे हो गया, होना नहीं चाहिए था वगैरह वगैरह। ये तो मैं कहाँ पहुँच गया, तो मैं बहुत आगे पहुँच गया, सॉरी ये डिस्टर्बेंस हो जाती है इसके कारण। तो हम बहुत आगे पहुँच चुके, जल्दी कर लेंगे। हाँ तो आगे अब हम लोग देखते हैं नए आगे ऑल्सो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड, और सिस्टम ऑफ मैसेडलिज्म विच रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड। अब बेसिकली फ्रेंच के राजा ने मना कर रखा था काफ़ी देशों के साथ ट्रेड करने के लिए। बेसिकली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, लाइक बेसिकली जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज तो वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं थी, बट या एक दो तो थी ना, उनको भी अब अलाउ नहीं किया जा रहा था कहीं और जाके ट्रेड करने में। जैसे कि जो इंटरनेशनल मार्केट होती थी वहाँ ट्रेड नहीं किए जाने देता था, अगर किए जाने में देता तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेके बहुत ज़्यादा टैक्स होता था उस पर। इसलिए बेसिकली इसके कारण भी थे, है ना। इसके कारण जो रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सक्सेसफुल रेवोल्यूशन, और बाकी भी कुछ रेवोल्यूशंस हुए थे जो पहले कहीं और हुए थे, लेकिन उनका भी इन्फ्लुएंस पड़ा लोगों पे कि हाँ भाई जब वो लोग जीत सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जीत सकते। तो बेसिकली इनमें कौन कौन से रेवोल्यूशन इंक्लूडेड है, लाइक इंग्लैंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इंग्लैंड में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था कब से लेकर कब तक, 1688 से लेकर 1689 तक, 1 साल का रेवोल्यूशन था वो भी,
है ना। कहता है अमेरिकन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा हाथ है इसमें लग गया, क्योंकि जब फिलोसफर्स ने देखा कि हाँ भाई जब अमेरिका में सब कुछ हो रहा है तो हम लोगों को भी इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अमेरिका ने देखा कि हाँ ये सब कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग भी देख सकते हैं इसको, तो इसी के लिए ये रेवोल्यूशन रखा गया था लाइक 1775 से लेकर 1783 तक। आगे आता है शॉर्ट टर्म कॉजेज। इसके शॉर्ट टर्म कॉजेज क्या है, ये बहुत सारे तुमने एक बार पढ़ लो इसको, है ना। बेसिकली कौन कौन से हैं, बैंकरप्टेसी, क्योंकि अब बैंकरप्ट हो रहे थे फ्रांस के लोग बैंकरप्ट हो रहे थे, तो फिर इसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्यों हम पे इतने टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये गलत नहीं हो गया क्या, है ना। उसके बाद ग्रेट फियर, अब उनको फियर था कि कहीं सारे लोग भूखे ना मर जाएं इतने टैक्सेस के कारण, सारे थर्ड स्टेट के लोग कहीं भूखे ना मर जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर देखो पहले तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी फ्रांस के, में देखा लाइक इट वाज मोर देन 270 लाख, है ना, 270 लाख से भी ज़्यादा थी वो, है ना। तो कैसे कर सकते हैं इसको, है ना। आता है एस्टेट जनरल्स। अब एस्टेट जनरल्स कौन थे, लुई 16 हैड नो चॉइस बट टू कॉल फॉर मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल एक जगह है, ठीक है, एक मीटिंग थी ये। बेसिकली क्या थी ये मीटिंग, मैं आपको समझाता हूँ। अब बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक मनुष्य, किसी भी एक इंसान का बहुत सारे लॉज को एक साथ संभालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो काफ़ी लॉज उनमें से गलत भी हो, है ना। तो फ्रांस का एक रूल था कि तीनों एस्टेट के लोगों को एक जगह बुलाया जाएगा और मीटिंग रखी जाएगी कि हाँ ये लॉ पास, ये टैक्स नया पास होना चाहिए कि नहीं। हाँ पहले उसने नहीं किया था, बट फिर जब थर्ड स्टेट के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि हाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, उस टाइम पे लोगों ने उस टाइम पे राजा को रखना ही पड़ा, क्योंकि अब इतने सारे लोग कह रहे हैं लाइक तुम्हारे 250 लाख रोज कह रहे हैं, तो 2 लाख की क्यों बात मानेंगे है वो लोग, है ना। 250 लोग जब कह रहे हैं, उसके बाद उनको एस्टेट जनरल तो बुलाना पड़ा, है ना। उसके बैंकरप्टेसी के प्रॉब्लम को भी उनको सॉल्व करना था, है ना। तो उन लोगों ने एस्टेट जनरल को बुलाया। अब एस्टेट जनरल में बेसिकली फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग तो आ सकते थे, वहाँ से दोनों 300 लोग आ गए, है ना। 300 लोग, देखो अभी 1 लाख में से 300 लोग आए, कितने शर्म की बात है ना। अब इनमें से बहुत तगड़े तगड़े लोग आए थे 300, है ना। लेकिन अब हमारे पास थर्ड एस्टेट में तो पूरे 250 लाख लोग हैं, है ना। तो उसके लिए क्या हुआ कि 600 लोगों को, जो वहाँ के बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े लोग थे ना, वहाँ की सोसाइटी के बहुत ज़्यादा डेवलप लोग थे, जिनके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग थे, है ना, उनको भेजा गया, जिनके साथ पूरी 40 लाख, यू वोंट बिलीव बट इट वाज 40 लाख चिट्ठियाँ गई थी उनके साथ, 40 लाख लेटर्स कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करो। अब देखो लोगों को राजा से उम्मीद थी उस टाइम पे कि हाँ राजा हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है ना। फिर अब वहाँ पर क्या होता था सिस्टम कि 3 स्टेट्स हैं, उनमें तीन वोट डलेंगे, हर एक स्टेट का एक वोट डलेगा, लाइक ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, है ना। अब यहाँ पर थे 600 लोग, यहाँ थे 300, यहाँ 300, है ना। तो बेसिकली ये था। अब थर्ड स्टेट के लोगों को पता था कि अगर इन दोनों ने वोट कर दे तो 2 वोट इनके हो जाएंगे, 1 वोट हम पे हो जाएंगे, जबकि टैक्स तो सारा हमने भरा है, तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम होगी। इसलिए फर्स्ट स्टेट के लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ पर जितने पर्सन्स आए हैं इन सब को एक वोट डालने का मौका देना चाहिए। लाइक 300 लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ 300 वोट डलेंगे, यहाँ से 300 वोट डलेंगे, है ना, यहाँ से 600 वोट डलेंगे, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। बेसिकली ये होगा, फिर पूरे वोट काउंट करके डाला जाएगा कि हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए कि नहीं। तो फिर अब इसका सिस्टम करने के लिए राजा मना कर दिया। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होना, क्योंकि राजा तो चाहता था कि टैक्स बढ़े, क्योंकि उसको तो अपना वर्सलीज का पैलेस करना है ना, उसको तो उसका शान शौकत बनाए रखनी थी। तो अब इसमें गुस्सा होकर थर्ड स्टेट के लोग वहाँ से चले गए, उस मीटिंग से चले गए। अब क्योंकि वो उस मीटिंग से चले गए तो अब टैक्स को आगे तो कंटिन्यू किया जा नहीं सकता था, टैक्स को बढ़ाया नहीं जा सकता था, है ना। अब यहाँ से एस्टेट जनरल के बारे में हमें बताया गया, प्रिपेयरिंग फॉर द एस्टेट जनरल। अब मेंबर्स ऑफ एस्टेट जनरल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अब इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए गए थे, कब से 1788 से 1789 के विंटर्स में, ठीक है। अब चायर्स, ये बेसिकली बेकार काम है, हमें इसको ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर द 3 एस्टेट्स, यहाँ तीनों एस्टेट के लोगों की एक ड्राइंग बना रखी है कि हाँ ये हमारे क्लर्जी, ये नोबैलिटी और ये थर्ड एस्टेट के लोग, इनसे भीख मांग रहे वगैरह वगैरह, है ना। अब मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल के बारे में हमें सब कुछ बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिए, थैंक यू मेरे को, है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पर यही बता रखा
है ना। तो बेसिकली यहाँ पर यही बता रखा है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग बता रखा है। एनसीईआरटी में जो हमारा लिख रखा है ना, मैंने आपको वो बताया है, तो यहाँ हमारा थोड़ा अलग बता रखा है। अब आगे आता है हमारा टेनिस कोर्ट ओथ, है ना। अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ से हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग होती है एक तरह से। अब आगे का चैप्टर तो बहुत आगे का है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग एक बार काम करते हैं, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, ठीक है, रिव्यू क्वेश्चन तक। फिर ये एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको कल से बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में कल लेके आऊँगा, ठीक है। हाँ, तो द टेनिस कोर्ट ओथ। अब टेनिस कोर्ट में ओथ में था क्या? द थर्ड एस्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ टू बी नेशनल असेंबली। थर्ड एस्टेट ने उसको डिक्लेयर कर दिया। थर्ड एस्टेट के जितने भी लोग वहाँ गए थे वो लोग अब एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। कहाँ पे? वर्सलीज के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। वहाँ उन्होंने एक ओथ मतलब एक शपथ ली कि आज से हम लोग नेशनल असेंबली हैं, आज से हम लोग नेशनल असेंबली, और हम लोगों से पूछे बगैर कोई कुछ फैसला नहीं ले सकता। इन लोगों ने अपनी एक पूरी कह सकते हैं कम्युनिटी बनाई कि हाँ अब से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ गलत ना हो फ्रांस में। लुईस 16 ने इसका रिस्पॉन्ड किया इस मीटिंग को लॉक करके, लाइक उसने ये थर्ड स्टेट को आउट निकाल दिया इस मीटिंग से। अब यहाँ पर मीटिंग इनसे तो निकाल दिया था, है ना। थर्ड स्टेट रिकोलेक्टेड टू बी नियर बी टेनिस कोर्ट। उन्होंने एक अब जब हमने देखा कि जो लुईस 16 था उन्होंने उसको क्या नाम था उसका, स्टेट जनरल से निकाल दिया था, तो वो लोग पास के थर्ड टेनिस ग्राउंड में इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रांस का। अब बेसिकली उन्हें ये राइट था कि वो 250 लोगों के लिए बना सके, तो उन्होंने बना दिया। ऑन जून 23, 1789 लुईस 16 relented. He ordered the three estates to meet together as National Assembly and vote by population on a constitution for France. अब उसको ये बात खड़क रही थी लुईस 16 को, तो उसने एक सोल्यूशन के लिए क्या बोला कि 23 जून 1789, याद कर लो इस डेट को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसने बोला कि तीनों एस्टेट मिलो, हम लोग एक नेशनल असेंबली बनाएंगे जो पूरे नेशन को कंट्रोल करेगी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे पूरा जिसको मैं मान लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है पूरा, यहाँ पर जो बंदा दिख रहा है ना, ये है जीन जैक्यूस रूसो, इसका नाम बेसिकली ये था, है ना। तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली इसलिए, है ना। और तुम लोग बता देना अगर मेरे से कुछ पार्ट में इस पार्ट में छूट गया हो, मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में कवर करके दिखा दूंगा। तुम लोग इसके पीडीएफ को देख लेना एक बार ताकि तुम लोगों को सब कुछ समझ आ जाए और नेक्स्ट पार्ट में चले जाना, ठीक है। देन टेनिस कोर्ट ओथ को तुम लोग इसको एक बार पढ़ लो पॉज करके ताकि तुम लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। आई एम वेटिंग फॉर 2 seconds, जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट। हाँ, तो हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास रिव्यू द क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन थे। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। वट वॉज ओल्ड में बता दिया मैंने तुम्हें। हाउ डिड द एब्सोल्यूट मोनार्की ऑपरेट बता दिया मैंने तुम्हें। डिस्क्राइब द साइज प्रिविलेज एक्सपेक्टेशन एंड बर्डन ऑन द थ्री स्टेट बता दिया मैंने तुम्हें। व्हाट इज द डिफेक्ट स्पेंडिंग बता दिया मैंने तुम्हें। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ थिंकिंग यूज बाय द फिलोसफर्स बता दिया मैंने तुम्हें। वट वर द अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म कॉजेज ये भी बता दिया मैंने तुम्हें। वट वर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ये भी बता दिया मैंने तुम्हें। एक्सप्लेन द डिबेट ओवर वोटिंग विच ऑकर्ड इन ई स्टेट जनरल जो मैंने तुम्हें बताया वही लिखना है इसमें। वट वॉज द टेनिस कोर्ट ओथ ये तुमने अभी पढ़ा है इसके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चन के आंसर पहले से बता रखे हैं, तुम्हें बेसिकली टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस एक क्वेश्चन का रिव्यू था, तुम्हें बस इसको ध्यान से एक बार अपनी नोटबुक में सारे आंसर्स खुद से लिखने की कोशिश करना। और यहाँ पर हमारा बेसिकली हमें दे रखा है 4 फ्रेजेस, इनको तुम एक बार पढ़ लो। उसके बाद कल से हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा नया पार्ट स्टार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो ताकि तुम लोग और तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम लोगों को हर चीज़ समझ आ जाए। तो बाय बाय।